क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए, बी और सी एक फर्म में पार्टनर हैं। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2020 को क्रमशः 40,000 रुपये, 27,800 रुपया एंड 15,900 रुपये थी। लाभ वितरण से पूर्व बी को 2,500 रुपये और सी को 2,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन लेने का अधिकार है। पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना है। शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से पहले 10,000 रुपये ए को 40%, बी को 35% और सी को 25% वितरित किया जाएगा। उससे ऊपर जो भी वितरण योग्य लाभ है वो सभी पार्टनर्स में बराबर बराबर बांटे जाएंगे। वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2020 को वेतन को डेबिट करने के बाद किंतु ब्याज देने से पूर्व फर्म का लाभ 23,170 था। लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। क्लास हमने सबसे पहले क्वेश्चन को रीड किया। अब हमें यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है उस इंफॉर्मेशन को देखकर हमें फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। जैसा हम सबको मालूम है, पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर करंट ईयर नेट प्रॉफिट जो फर्म का होता है उसकी आवश्यकता होती है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर फर्म का नेट प्रॉफिट 23,170 दिया हुआ है, 23,170 रुपया यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना, ये समझना है कि ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट, ये जो अमाउंट हमको दिया हुआ है, इस प्रॉफिट में से फर्म ने पार्टनर को जो सैलरी का पेमेंट किया था वो पेमेंट फर्म इस प्रॉफिट में से ऑलरेडी माइनस कर चुकी है। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, वर्ष के अंत में दिसंबर 2020 को वेतन को डेबिट करने के पश्चात किंतु ब्याज देने से पूर्व। इसका मतलब ये कि फर्म ने अपने पार्टनर्स को जो सैलरी का पेमेंट किया, 2,500 रुपये बी को सैलरी का पेमेंट हो रहा है और 2,000 रुपये सी को सैलरी का पेमेंट हो रहा है। तो ये पेमेंट फर्म ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में से माइनस कर चुकी है। क्योंकि हम सब जानते हैं यहाँ पर कि फर्म अपने पार्टनर्स को जो भी पेमेंट करती है उसको हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। अब यदि हम यहाँ पर ये जो प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट जो हम यहाँ पर लेने वाले हैं, ये वो प्रॉफिट होता है जिसमें से फर्म ने अपने नॉर्मल सभी एक्सपेंडिचर तो माइनस कर दिए हैं, सभी इनकम उसने यहाँ पर कवर कर ली है, बट फर्म ने अपने पार्टनर्स को जो पेमेंट किया है उसको सेपरेटली डेबिट साइड में दिखाया जाना होता है। क्योंकि फर्म यहाँ पर अपने पार्टनर्स को प्रॉफिट में से सैलरी को डेबिट कर चुकी है, सैलरी को माइनस कर चुकी है, इसलिए सबसे पहले हमको यहाँ पर एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना होगा और उस वर्किंग नोट में हमको ये जो करंट ईयर का प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में 23,170 का दिया हुआ है, यह सैलरी को डेबिट करने के बाद का है। हमें सबसे पहले इस प्रॉफिट को सैलरी को डेबिट करने के पहले का बनाना होगा। डेबिट करने का पहले का मतलब यह है कि हम ये जो 23,170 रुपीज का प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें से पार्टनर की सैलरी माइनस हो चुकी है। तो यदि हम पार्टनर सैलरी को इस प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं तो हमें फर्म का करंट ईयर नेट प्रॉफिट पता चल जाता है, जिसका अमाउंट आता है 27,670। तो क्लास आप सभी को यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट हमको दिया हुआ था वो सैलरी, चूंकि ये सैलरी एक तरह से एम्प्लॉय की सैलरी नहीं, ये पार्टनर की सैलरी है, इसलिए यहां पर इस सैलरी को जो प्रॉफिट हमको दिया हुआ था उसके अंदर पहले ऐड किया। अब हम यहां पर इसकी अकाउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले प्रॉफिट को यहां पर सही किया, सैलरी डेबिट हो चुकी थी, सैलरी को हमने ऐड बैक किया, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो आता है 27,670। अब हमें, जैसा हम सबको मालूम है कि पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में फर्म के द्वारा अपने पार्टनर्स को जो भी पेमेंट किया जाता है, बेसिकली वो पेमेंट होते हैं हमारे सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, वो सभी अमाउंट यहाँ हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले टू बी सैलरी ₹2,500, 2,500 की सैलरी बी को देना है। टू सी सैलरी ₹2,000, 2,000 की सैलरी का पेमेंट सी को किया जाना है। इसी प्रकार जो तीन पार्टनर है, तीनों पार्टनर की जो कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर फर्म के द्वारा 5%, 5% की रेट से इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ये समझना होगा कि जो कैपिटल होती है, कैपिटल
के ऊपर जब हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि क्वेश्चन के अंदर क्या हमको ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। तो जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसमें हमें यहाँ पर तीनों पार्टनर्स की 1 जनवरी 2020 की ओपनिंग कैपिटल दी हुई है एंड ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान इनकी पूंजी में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए जब हम यहाँ पर पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे तो सिंपल मेथड से हमको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले आप देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया ए की कैपिटल के ऊपर 40,000 इंटू 5%, रुपीज 2,000। इसी प्रकार बी की कैपिटल के ऊपर 27,800 इंटू 5%, 1390। सी की कैपिटल पर हमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया 15,900 इंटू 5%। तो तीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद अब हम उसको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000, 1390, 795, टोटल 4185। ठीक है। तो फर्म ने तीनों पार्टनर्स को पूंजी पर ब्याज का भुगतान किया। फर्म ने 2 पार्टनर्स को सैलरी का पेमेंट किया। अब 27,670 में से फर्म सैलरी और इंटरेस्ट को माइनस करके अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट ऐसा है जो अभी भी फर्म के पास बचा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर शुद्ध वितरण योग्य लाभ। देखिए इसका कैलकुलेशन हम यहाँ पर करके देखते हैं। 27,670 रुपए में से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस निकाला 18,985, 18,985 का बैलेंस P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमारे यहाँ पर निकलता है। अब इस प्रॉफिट को हमें तीनों ही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वितरित करना है। ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन के अंदर हमको इंफॉर्मेशन दी हुई है, सूचना हमको दी हुई है, उसको हमको बेस बनाना है। देखिए 18,985 रुपए का प्रॉफिट है शुद्ध वितरण योग्य लाभ, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट के फर्स्ट 10,000 को, इस प्रॉफिट के जैसे 18,985 रुपए का जो प्रॉफिट है इसमें से हमको 10,000 को अलग करना होगा और उस 10,000 के प्रॉफिट को हमें ए, बी और सी में 40%, 35%, 25% के हिसाब से बांटना होगा। देखिए क्लास, वर्किंग नोट में हम इसको समझते हैं। 18,985 के प्रॉफिट में से 10,000 को हमने यहाँ पर तीनों पार्टनर में 40%, 35% एंड 25% के हिसाब से जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो जो अमाउंट है ए, बी और सी का आता है 4,000, बी का 3,500 एंड सी का 2,500। 18,985 में से 10,000 को हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी भी फर्म के पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचा हुआ है 8,985 का, 8,985 रुपए का। ठीक है। इस प्रॉफिट को फर्म के द्वारा अपने तीनों पार्टनर में बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो हमने इसको किससे डिवाइड किया? 3 से डिवाइड किया। तो एक पार्टनर का इस प्रॉफिट में शेयर कितना आता है? 2,995। ईच पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट 2,995, 2,995 रुपए का प्रॉफिट एक पार्टनर के हिस्से में आता है। इस तरह से टोटल 18,985 रुपए, 18,985 का जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को हमने तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जो पार्टनर ए है उनका टोटल शेयर होता है 6,995, पार्टनर बी का 6,495 एंड पार्टनर सी का 5,495। इसे हमको दिखाना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को कंप्लीट किया। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद अब हमें यहां पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को तैयार करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है। जैसा हम सबको मालूम है कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में वो सभी आइटम आते हैं जो फर्म के लिए एक तरह से एक्सपेंडिचर होते हैं, और फर्म अपने पार्टनर्स को कोई भी पेमेंट करती है, चाहे वो सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या शेयर इन प्रॉफिट हो, वो पार्टनर्स के लिए जस्ट लाइक इनकम होते हैं। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है ओपनिंग कैपिटल से। ठीक है। ओपनिंग कैपिटल से। तो सबसे पहले हम यहां पर ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन जो हमें क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है, देखिए ओपनिंग कैपिटल हमको दी हुई है 40,000, 27,800 एंड 15,900। तो सबसे पहले हमने क्या किया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने बाई बैलेंस BD 40,000, 27,800, 15,900 का बैलेंस लिखा। उसके बाद पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म से जो भी अमाउंट रिसीव होता है, सैलरी, बोनस, कमीशन, उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं।
पार्टनर बी एंड पार्टनर सी को सैलरी का पेमेंट मिलता है, जिससे हमको यहाँ पर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। इसी प्रकार तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, उससे हमको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। एंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने देखा था, वो प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर क्रेडिट साइड के अंदर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, क्रेडिट साइड के अंदर हमने ओपनिंग कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट को रिकॉर्ड किया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं, उसका बैलेंस निकालते हैं। तो बैलेंस निकालने के लिए हमको ये देखना होगा कि क्या डेबिट साइड के अंदर कोई आइटम है। तो क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन है कि तीनों ही पार्टनर्स करंट ईयर में 8,000 रुपये का ड्रॉइंग्स करते हैं, आहरण करते हैं। ठीक है, तो 48,995 में से हमको डेबिट साइड में, चूंकि आहरण करने से कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए उसको डेबिट साइड में हमको दिखाना है। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने डेबिट साइड में क्या दिखाया, 2 ड्रॉइंग्स। ये क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पर बेस बनाया है। तो 8,000 का अमाउंट है ड्रॉइंग्स का, जो हमें यहाँ पर डेबिट साइड में दिखाना है। ठीक है, 2 ड्रॉइंग्स साझेदारों के द्वारा, तीनों साझेदारों के द्वारा 8,000 रुपये का आहरण किया जाता है। तो 48,995 में से हमने 8,000 को माइनस किया, तो बैलेंसिंग फिगर आता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, 40,995। बी का आता है 30,185 एंड सी का आता है 16,190। ठीक है, तो इस तरह से हमको पार्टनर्स कैपिटल का यहां पर क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तीनों पार्टनर का। इस तरह से हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है और उसके बाद में हमें यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी तैयार करना है। पी और एस ने 1 जनवरी 2020 को क्रमशः 1,000 रुपये, 10,000 रुपये की पूंजी के साथ पार्टनरशिप फर्म की शुरुआत की। 1 मार्च 2020 को पी ने 4,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी, एडिशनल कैपिटल, फर्म के अंदर लगाई। उसी दिन एस ने अपनी पूंजी से 3,000 रुपये पार्टनरशिप फर्म से आहरित किए, निकाले। सी ने 1 जुलाई 2020 को 15,000 रुपये की पूंजी के साथ फर्म में प्रवेश किया। उस दिन पी और एस क्रमशः 6,000 रुपये और 5,000 रुपये एडिशनल कैपिटल के रूप में फर्म में लेकर आते हैं। लाभ हानि पूंजी के अनुपात में विभाजित किए जाते हैं। वर्ष 2020 का लाभ 29,800 रुपया था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। क्लास, जैसे हमने सबसे पहले क्वेश्चन को रीड किया, पार्टनरशिप फर्म में वर्ष के प्रारंभ में 2 पार्टनर थे, पी और एस, और उन्होंने 1,000 रुपये और 10,000 रुपये की पूंजी के साथ इसका शुरुआत किया था। वर्ष के दौरान उनकी पूंजी में परिवर्तन हो रहा है। पूंजी में परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है, तो देखिए क्लास, 1 मार्च को पी ने फर्म में 4,000 रुपये की पूंजी और लगाई। 1 जनवरी को पी की जो पूंजी थी वो 1,000 रुपये थी। ठीक है, 1 जनवरी को पी की पूंजी 1,000 रुपये थी। 1 मार्च को पी ने 4,000 रुपये की पूंजी और लगाई। इसका मतलब फर्म में पी की पूंजी जो 1,000 रुपये इनिशियल लगी हुई थी, वो जनवरी फरवरी 2 महीने के लिए लगी। उसके बाद फर्म में पी की पूंजी 4,000 रुपये हो गई। इसी प्रकार एस ने अपनी पूंजी में से 1 मार्च को 3,000 रुपये आहरित किए। एस की जो पूंजी थी 1 जनवरी को 10,000 की थी। ठीक है, जनवरी फरवरी और मार्च में एस ने क्या किया, अपनी पूंजी में से 3,000 रुपये विड्रॉल कर लिए, मतलब पूंजी में से उन्होंने पैसे बाहर निकाल लिए। इसका मतलब यह है कि 1 मार्च के बाद पार्टनरशिप फर्म में एस की जो पूंजी है वो 7,000 रुपये लगी हुई है। इसी प्रकार वर्ष के दौरान जो मिस्टर सी हैं, एक नए पार्टनर आए और उन्होंने 15,000 रुपये की पूंजी के साथ फर्म में प्रवेश किया। तो जुलाई में एक नए पार्टनर की एंट्री होती है और वो अपने साथ में 15,000 रुपये की कैपिटल लेकर आते हैं, और उसी दिन 1 जुलाई को पी 6,000 रुपये पूंजी के और लेकर आते हैं। ठीक है, देखिए 6,000, और एस 5,000 रुपये और एडिशनल कैपिटल लेकर के फर्म में आते हैं। तो इस प्रकार से क्लास हमने सबसे पहले ही देखा यहाँ पर कि क्वेश्चन के अंदर जो पार्टनर्स है उनकी जो कैपिटल है उस कैपिटल में परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, कैपिटल बढ़ रही है, कम हो रही है।
ठीक है। और फर्म का जो प्रॉफिट है 29,800 का, फर्म इस प्रॉफिट को अपने सभी पार्टनर्स में उनकी कैपिटल के रेशियो में, उनके पूंजी के अनुपात में बांटना चाहती है। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें सबसे पहले इनकी जो कैपिटल है उसका इफेक्टिव कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्लास हम एक वर्किंग नोट यहां पर समझते हैं। देखिए, पी की जो पूंजी थी यहां पर, सबसे पहले 1,000 रुपए की पूंजी लेकर के फर्म में पी ने प्रवेश किया था जनवरी के माह में। जनवरी और फरवरी में पी की पूंजी 1,000 रुपए मेंटेन थी। तो देखिए यहां पर 1,000 रुपए की पूंजी हमने यहां पर पी की लिखी है, और नंबर ऑफ मंथ यूज, कितने महीने ये पूंजी उनकी फर्म में काम आ रही है, 2 महीने। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने, देखिए हम पहले पी का कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद फिर एस का, फिर सी का। ठीक है। तो पी ने क्या किया, 1 मार्च 2020 को 4,000 रुपए की पूंजी और फर्म के अंदर इंट्रोड्यूस की। इसका मतलब यह है कि 1 मार्च को पी की जो पूंजी है वो 5,000 रुपए हो जाती है। ठीक है। तो देखिए क्लास, अब 1 मार्च, उसके बाद फिर पूंजी में परिवर्तन कब हो रहा है, तो 1 जुलाई को जब सी ने फर्म में प्रवेश लिया था, उस दिन पी 5,000 रुपए अपनी एडिशनल पूंजी फर्म के अंदर लेकर आते हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, 4 महीने तक उनकी जो पूंजी है फर्म के अंदर वो 5,000 रुपए मेंटेन रहती है। ठीक है। कहां तक, 1 जुलाई तक। जुलाई को वो 6,000 रुपए फर्म में और लेकर आते हैं। तो जुलाई के दिन, मतलब 1 जुलाई को फर्म में उनकी जो पूंजी है वो कितनी हो जाती है, 5,000 तो मेंटेन थी, 6,000 रुपए वो और लेकर आते हैं। तो इस तरह से उनकी जो पूंजी है वो 11,000 रुपए हो जाती है जुलाई के माह में। अब वर्ष का अंत हमारा 31 दिसंबर 2020 को ईयर एंड होता है। तो जुलाई से आपको काउंट करना है 31 दिसंबर तक। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 6 महीने उनकी पूंजी 11,000 रुपए मेंटेन रहती है। तो इस वर्किंग नोट से हमको इनकी जो इफेक्टिव कैपिटल है उसका पता लगेगा। तो हमने पी का कैलकुलेशन किया, सेम कैलकुलेशन हमको एस को लेकर करना है। एस की पूंजी 1 जनवरी को 10,000 रुपए थी। उसके बाद 1 मार्च को उन्होंने फर्म से 3,000 रुपए विड्रॉल किए। इसका मतलब जनवरी और फरवरी में 2 महीने के लिए एस की पूंजी 10,000 फर्म के अंदर मेंटेन है। उसके बाद उन्होंने मार्च के माह में 3,000 रुपए फर्म से आहरित किए। इसका मतलब मार्च में उनकी जो पूंजी थी वो 7,000 रुपए मेंटेन हो गई। अब ये जो 7,000 की कैपिटल है ये कब तक मेंटेन रही, देखिए 1 जुलाई को एस ने भी 5,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल को फर्म में इंट्रोड्यूस किया, फर्म में लेकर आते हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, 4 महीने भी इनकी पूंजी यहां पर 7,000 रुपए मेंटेन रही। जुलाई में उन्होंने 5,000 रुपए में 5,000 रुपीज फर्म के अंदर इंट्रोड्यूस किए। तो टोटल जो उनकी कैपिटल है जुलाई के माह में, 1 जुलाई को, वो कितनी हो जाती है, 7,000 प्लस 5,000, 12,000, 12,000 रुपए। और जुलाई से लेकर ईयर एंड तक उनकी जो कैपिटल है वो 12,000 रुपए मेंटेन रहती है। ठीक है। सेम कैलकुलेशन हमको सी को लेकर करना है। देखिए सी जनवरी में पार्टनर नहीं थे। सी ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान, 1 जुलाई को 15,000 रुपए की कैपिटल लेकर आते हैं। तो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक उनकी जो कैपिटल है वो 15,000 रुपए मेंटेन रहती है। तो देखिए 15,000 6 मंथ तक इनकी मेंटेन रहती है। अब हमको प्रोडक्ट मेथड से इनकी इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट मेथड में जितनी कैपिटल जितने मंथ के लिए काम आती है उससे हमको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1,000 इंटू 2, 2,000, 5,000 इंटू 4, 20,000, 11,000 इंटू 6, 66,000। इसी प्रकार एस का हम निकालेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट, 10,000 इंटू 2, 20,000, 7,000 into 4, 28,000, 15,000 into 6, sorry, 12,000 into 6, 70,000। 12,000 को थोड़ा सा हम यहाँ पर करेक्शन करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। 12,000 इंटू 6 करने पर हमें 72,000 यहाँ पे नोट करना है। तो क्लास यहाँ पर 72,000 हमें नोट करना है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं। 70,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 72,000, ठीक है, यहाँ पर 72,000 आपको याद रखना है। ठीक है। तो 72,000 का अमाउंट हमें यहाँ पर
नोट करना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से यहाँ पर जो हमने एस की पूंजी का प्रोडक्ट किया, टोटल किया, वो 1,20,000 आता है। इसी प्रकार सी की जो कैपिटल है वो हम यहाँ पर 15,000 इंटू 6, 15,000 इंटू 6, 90,000। ठीक है, तो उसके बाद अब हम इनकी जो कैपिटल है उसके प्रोडक्ट का टोटल करते हैं, तो 88,000, 1,20,000 एंड 90,000। ठीक है, अब ये जो कैपिटल है इसका रेशियो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। तो 44:60:45 ये इनका रेशियो आता है। अब हमें 29,800 का जो फर्म का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हमें इनके इफेक्टिव कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो 29,800 को हमने यहाँ पर 44, 60 एंड 45 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो पी का जो शेयर है प्रॉफिट में आता है 8,800, एस का शेयर आता है 12,000 एंड सी का शेयर आता है 9,000।